जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन मौत का तरीका एक जैसा। पठानकोट का हमलावर शाहिद लतीफ मस्जिद में मारा गया। IC 814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री कराची में, और हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान, ये सब नाम एक एक करके एक रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गए। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी कहानी है जिसे आज ऑपरेशन अननोन गनमैन के नाम से जाना जाता है? आइए इस विश्लेषण में इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक दौर था जब भारत ने एक के बाद एक विनाशकारी आतंकी हमलों का सामना किया। सोचिए, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों से लेकर 2019 के पुलवामा हमले तक। हर हमले के बाद देश ने दुख और पीड़ा सही, लेकिन कहीं न कहीं एक ठोस कार्रवाई की कमी हमेशा महसूस होती रही। ये एक तरह से निराशा और लाचारी का दौर था। और सबसे अजीब बात क्या थी? बात ये थी कि हर बार सबको पता होता था कि इन हमलों के पीछे कौन है। उनके नाम, उनके चेहरे, उनके ठिकाने, सब कुछ मालूम था। लेकिन कभी कूटनीतिक दबाव आड़े आ जाता, तो कभी सबूतों का खेल शुरू हो जाता, और कभी-कभी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं होती थी। और नतीजा ये कि मास्टरमाइंड खुलेआम घूमते रहे। लेकिन जब ये सब चल रहा था, तो पर्दे के पीछे एक खुफिया अधिकारी थे, अजीत डोभाल, जो एक ऐसी आक्रामक रणनीति बना रहे थे जो शायद इस पूरे खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अच्छा, इस पूरी योजना की जड़ें कहाँ थीं? ये थी कंधार में हुए IC 814 हाईजैक में। ऐसा कहा जाता है कि डोभाल इसे एक व्यक्तिगत नाकामी के तौर पर देखते थे। उनका ये मानना था कि अगर सरकार ने उन्हें बस थोड़ा और समय दे दिया होता तो उन आतंकवादियों को रिहा करने की नौबत ही नहीं आती। ये नाकामी उनके जहन में एक टीस की तरह बैठ गई थी। और इसी सोच से, इसी टीस से जन्मा हुआ अननोन गनमैन फाइल का। ये कोई कच्चा पक्का प्लान नहीं था, बल्कि आतंकवाद का जवाब देने के लिए एक पूरी तरह से तैयार योजना थी। एक ऐसा प्रस्ताव जो बस एक सही आदेश का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब ये योजना उस समय की सरकार के सामने रखी गई, तो कहानी के मुताबिक एक राजनेता ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया। कहते हैं, उन्होंने वो फाइल फेंकते हुए कहा, ये क्या घटिया तरीका है। इसके बावजूद डोभाल का हौसला नहीं टूटा। उन्हें कहीं ना कहीं यकीन था कि सही वक्त जरूर आएगा। डोभाल रिटायर जरूर हो गए, लेकिन वो हमेशा अपडेट होती रही। वो बस सही मौके और सही लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका आखिरकार गुजरात में हुई एक गुप्त मुलाकात में आया। डोभाल ने सालों में इकट्ठा की गई सारी जानकारी, हर आतंकी का नाम और उसका ठिकाना उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। सब कुछ देखने के बाद मोदी ने बस एक सवाल पूछा, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? बस उसी दिन इस ऑपरेशन को वो राजनीतिक समर्थन मिल गया जिसका इसे सालों से इंतजार था। फिर साल आया 2014। डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और उन्होंने इस योजना पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि ये समस्या असल में दो तरफा थी। पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी भारत के अंदर मौजूद आतंकी समर्थकों के नेटवर्क को तोड़ना। डोभाल का मानना था कि बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर के दुश्मन हैं। ये स्थानीय गुंडों, माफिया और राजनीतिक सपोर्ट से पनपा एक ऐसा जाल था जो आतंकियों को पनाह, पैसा और हर तरह की जानकारी देता था। और ठीक इसी के साथ बाहरी मिशनों के लिए 15 लोगों की एक बहुत ही सीक्रेट टीम तैयार की जा रही थी, एक ऐसी जगह पर जो किसी नक्शे पर थी ही नहीं। इनकी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अनोखी और बहुत मुश्किल थी। इन्हें वो सब सिखाया जा रहा था जो किसी किताब में नहीं मिलता। मतलब कैसे भीड़ में गुम हो जाना है, कैसे बिना किसी पहचान के किसी भी देश में घुस जाना है, और कैसे बिना कोई सुराग छोड़े अपना काम पूरा करके वापस आना है। इन लोगों की कोई सरकारी पहचान, कोई रैंक या कोई नाम नहीं था। तो अब देखिए, अंदर का नेटवर्क कमजोर पड़ चुका था और बाहर की टीम पूरी तरह से तैयार थी। अब बस शिकार शुरू होने वाला था। पुलवामा जैसे हमलों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। तारीख थी 3 दिसंबर 2021, जब उस फाइल को, जो 2004 से इंतजार कर रही थी, आखिरी मंजूरी मिल गई और ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 60 से ज्यादा बड़े आतंकवादी, जो कभी अछूत माने जाते थे, जो सोचते थे कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, उन्हें एक एक करके बिना किसी शोर के ठिकाने लगा दिया गया। तो सवाल आज भी यही उठता है,
आखिर ये सब कैसे हुआ? इसे अंजाम किसने दिया? शायद इसका जवाब अननोन गनमैन की इसी रहस्यमयी कहानी में ही कहीं छिपा हुआ है।